1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की लीडरशिप में राजपूतों को बाबर की फौज से हार का सामना करना पड़ा। बाबर ने जंग में तोपखाने और बारूदी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे राजपूत फौज बुरी तरह टूट गई और हार गई। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हुए। हार के बाद राणा सांगा ने दोबारा मुहिम की प्लानिंग की, लेकिन उस समय के लिखे कुछ जिक्रों के मुताबिक उनके दरबार के कुछ सरदारों ने उन्हें जहर देकर मार डाला। कुछ सोर्सों में नेचुरल मौत का भी जिक्र है, लेकिन जहर देकर मारने की बात ज्यादा मानी जाती है। राणा सांगा की मौत 1528 में हुई। राणा विक्रमादित्य न तो अच्छे सेनापति थे, न ही असरदार एडमिनिस्ट्रेटर। उनके शासन में दरबार में असहमति फैली और कई प्रमुख सामंत मेवाड़ दरबार से अलग हो गए। बॉर्डर वाले इलाकों में बगावत और अव्यवस्था फैलती गई। 1526 में बहादुर शाह ने गुजरात की सत्ता संभाली। उसके बाद उसने मालवा सल्तनत पर हमला कर महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और मांडू पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह ने अपनी फौजों को बढ़ाया और तोपखाना तैयार करवाया, जिसमें विदेशी तोपचियों को शामिल किया गया। उसका मकसद पश्चिमी और मध्य भारत में कंट्रोल कायम करना था। राणा सांगा के समय गुजरात को हुए अपमान और चित्तौड़ की रणनीतिक स्थिति की वजह से बहादुर शाह ने चित्तौड़ को निशाना बनाया। मेवाड़ में व्याप्त अस्थिरता और सरदारों की असहमति ने चित्तौड़ को एक आसान लक्ष्य बना दिया। कुछ मेवाड़ी सरदार बहादुर शाह से संपर्क में आ चुके थे। राणा विक्रमादित्य के कमजोर राज के दौरान चित्तौड़ की हिफाजत का जिम्मा राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने लिया। उन्होंने नाबालिग राजकुमार विक्रमादित्य और उदय सिंह के गार्जियन के तौर पर काम किया। कम साधनों और लगातार बढ़ते हमलों के खतरे के बीच रानी मां ने राजपूत सरदारों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी बिखराव के कारण उनकी हालत कमजोर रही। दिल्ली सल्तनत 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी अपने हाथ में ली। राज के शुरू के सालों में वह अंदरूनी बगावतों और झगड़ों में उलझा रहा। गुजरात और मेवाड़ में हो रही घटनाओं पर उसका कोई असरदार दखल नहीं हुआ। महाराणा की बहादुर शाह की ताकत को लेकर जो बेरुखी थी, उसी ने उनके राज्य को अफरा तफरी और झगड़ों में धकेल दिया। न तो सही तरीके से फौजी मदद का इंतजाम हो पाया और न ही हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने की व्यवस्था। इधर बहादुर शाह, जो मालवा में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, उसने अपने सेनापति महमूद शाह असीरी को गागरोन किले पर चढ़ाई के लिए भेजा। ये वही किला था जिसे राणा सांगा ने महमूद खिलजी से छीना था और तब से मेवाड़ का हिस्सा बन गया था। स्थानीय किलेदार राम सिंह ने बड़ी बहादुरी और वीरता दिखाते हुए किले का बचाव किया। जब महमूद असीरी किले पर कब्जा नहीं कर पाया तो खुद बहादुर शाह वहां पहुंच गया। चूंकि चित्तौड़ से कोई मदद नहीं भेजी गई थी, इसीलिए राजपूतों को किला खाली करना पड़ा और बहादुर शाह ने इस पर कब्जा कर लिया। वहां कुछ दिन जश्न और रंगरलियों में बिताने के बाद इमाद उल मुल्क और इख्तियार खान को रणथंभौर और मंदसौर पर हमला करने के लिए भेजा गया। रणथंभौर के किले का राजपूतों ने जबरदस्त बचाव किया, इसलिए उसे सुल्तान की फौज नहीं जीत सकी। इसके बाद फौज ने मंदसौर की तरफ कूच किया। वहां के किलेदार माधव सिंह ने अंदर कोई पक्का इंतजाम न होने के कारण किला छोड़ दिया और मंदसौर सुल्तान के हाथ में चला गया। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। अब वापस चलते हैं वीडियो पर। मंदसौर के बाद उसकी सेना चित्तौड़ की ओर बढ़ी। चित्तौड़ में उस वक्त कोई सीनियर अफसर भी नहीं था जो हालात को ठीक से संभाल सके। राजपूत सरदार और मंत्री, जिनमें कर्म शाह भी शामिल थे, कई लोग बहादुर शाह के साथ मेलजोल बढ़ा चुके थे और कुछ तो महाराणा के खिलाफ साजिशें भी रच रहे थे। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से बेपरवाह होकर सुल्तान को चित्तौड़ पर चढ़ाई के लिए बढ़ावा दे रहे थे। बहादुर शाह, जो पहले से ही चित्तौड़ पर नजर गड़ाए हुए था, अब सुल्तान मुजफ्फर शाह की हार का बदला लेने के लिए इसे हर हाल में अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर तैयारियां की, भारी तोपें, हथियार और गोला बारूद इकट्ठा किया और बड़ी तादाद में सैनिकों की भर्ती की। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो नवंबर 1532 में महमूद शाह असीरी को चित्तौड़ पर हमला करने भेजा गया और मांडू के वजीर खुदावंद खान को भी उसके साथ जाने का हुक्म दिया गया। जैसे ही हमला करने वाली फौज मंदसौर पहुंची, महाराणा ने अपने वकीलों के जरिए समझौते का प्रस्ताव भेजा
और अच्छा खासा नजराना देने की पेशकश की। लेकिन मेवाड़ के कुछ सरदार जो अंदर ही अंदर सुल्तान से मिले हुए थे, उन्होंने इस समझौते को रुकवा दिया। सुल्तान को भी शुजात खान के जरिए इन घटनाओं की खबर मिली, लेकिन उसने भी समझौते की पेशकश को ठुकरा दिया। वह तो बरसों से चित्तौड़ जीतने का सपना देख रहा था। आदेश मिला कि फौज आगे बढ़ती रहे। ततार खान की लीडरशिप में आगे बढ़ने वाली टुकड़ियों ने 31 जनवरी 1533 को तलहाटी और चित्तौड़ के 2 दरवाजे, पड़लपोल और भैरवपोल, बिना किसी मुश्किल के कब्जे में ले लिए, क्योंकि राजपूतों ने शहर पहले ही खाली कर दिया था। इसके बाद महमूद खान असीरी और खुदावंद खान की फौज चित्तौड़ के पास डटी रही। उन्होंने भारी तोपखाना और हथियारों का जखीरा वहां पहुंचाया। 16 फरवरी 1533 को खुद बहादुर शाह भी वहां आ गया और घेराबंदी की तैयारियों में जुट गया। उसने ततार खान और मिदनी राय को हनुमान पोल के सामने तैनात किया, अलीफ खान को लाखोटा बाड़ी के सामने और मल्लू खान, सिकंदर खान और मलवा के दूसरे अमीरों को धूली बुर्ज के सामने। दीव से लाई गई विशाल तोप चित्तौरी बुर्ज नाम की पहाड़ी पर स्थापित की गई और उसकी जिम्मेदारी रूमी खान को सौंपी गई। रूमी खान को हुक्म मिला कि इतनी भीषण तोपबाजी करे कि किले की दीवारें ढह जाएं। चित्तौड़ की तरफ से हालात से निपटने के लिए कोई बड़ी तैयारी नहीं थी। रानी मां ने भी हुमायूं से मदद मांगने के लिए अपना दूत भेजा, लेकिन हुमायूं ने कोई जवाब नहीं दिया। चित्तौड़ की घेराबंदी के दौरान राजपूत सैनिकों ने लगातार छापामार हमले शुरू कर दिए। छोटे छोटे दल, जिनमें 5 से 10 सैनिक होते थे, रात के अंधेरे में दुश्मन के कैंपों, तोपखानों और रसद डिपो पर तेज हमला बोलते और फिर जल्दी लौट आते। इन हमलों का मकसद बहादुर शाह की फौज की सप्लाई को रोकना और दिमागी दबाव पैदा करना था। खास तौर पर तालाबों और खाने के स्टोर को निशाना बनाया गया। बहादुर शाह ने इन हमलों को रोकने के लिए पहरे खड़े कर दिए और कैंपों के चारों ओर चौकियां बढ़ाईं, लेकिन फिर भी राजपूत योद्धाओं के फुर्तीले हमलों ने घेराबंदी को मुश्किल और लंबा बना दिया। इतिहासकारों के मुताबिक इन लगातार छापामार हमलों की वजह से ही चित्तौड़ की घेराबंदी तय वक्त से ज्यादा खिंच गई और सुल्तान की फौज को ज्यादा दबाव झेलना पड़ा। हुमायूं से मदद का जवाब आने में देरी देखते हुए रानी मां ने चित्तौड़ किले के अंदर इमरजेंसी तैयारियां तेज कर दी। उन्होंने आदेश दिया कि सभी दरवाजों और बुर्जों की मरम्मत तुरंत पूरी हो, बाकी बचा खाना और पानी इकट्ठा किया जाए और सैनिकों को छोटी छोटी टुकड़ियों में दोबारा संगठित किया जाए, ताकि भारी घेराबंदी के बीच टिके रहने की उम्मीद बनी रहे। रानी मां ने खुद अलग अलग मोर्चों का जायजा लेना शुरू कर दिया और सीनियर सरदारों को दुश्मन की हलचल पर नजर रखने का हुक्म दिया। बाहर से मदद की उम्मीद बहुत कम थी, इसलिए किले के अंदर हर स्तर पर जंग की तैयारी अपने आखिरी पड़ाव पर थी। 1 साल पहले जब महाराणा ने रायसेन मुहिम के लिए कूच किया था, उनके पास 40,000 घुड़सवार थे, लेकिन अब कई सरदार अलग हो चुके थे और कुछ ही बचे थे जो फिर से उनके साथ आए थे। तोपखाने की कामयाब गोलाबारी से किले के बुर्ज और अहम इमारतें गिरने लगीं। लगातार धमाकों से शहर में डर और दहशत फैल गई। राजपूत फौज बुरी तरह संकट में फंस गई और किले का पतन अब तय दिखने लगा। लोगों ने जब देखा कि बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली, तो उन्होंने बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने रानी मां से गुजारिश की, जिन्होंने फिर अपने वकीलों को बहादुर शाह के कैंप में भेजा। आखिरकार 24 मार्च 1533 को बेहद अपमानजनक शर्तों पर समझौता हुआ। पहली शर्त, मालवा के वे इलाके बहादुर शाह को सौंपने पड़े जो राणा सांगा ने जीते थे। दूसरी शर्त, वह मुकुट और सोने की कमर पेटी लौटानी पड़ी जो राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान से छीनी थी। तीसरी शर्त, 5 लाख टंके, 100 घोड़े और 10 हाथी जुर्माने के तौर पर देने पड़े। इस समझौते का असर दूर तक गया। राणा सांगा की बहादुरी से जो इज्जत मेवाड़ ने कमाई थी, वो बुरी तरह फीकी पड़ गई। राजपूतों की जो आजादी अब तक मेवाड़ की लीडरशिप में सुरक्षित थी, उस पर अब सुल्तान ने और भी ज्यादा जोश और बेपरवाही के साथ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने बुरहान उल मुल्क और मुजाहिद खान को, रणथंभौर और शमशीर उल मुल्क को 12 अफसरों के साथ अजमेर पर हमला करने के लिए भेजा। क्योंकि मेवाड़ में अब पूरी फौज नहीं बची थी, इसलिए ये किले भी जल्दी ही गुजरात की फौज के कब्जे में आ गए।
उधर दिल्ली सल्तनत में हुमायूं ने मोहम्मद जमीन मिर्जा की बगावत को कुचलने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जिसने झूठे दावों के साथ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। मोहम्मद जमीन मिर्जा जल्द ही भागकर बहादुर शाह के दरबार पहुंचा और वहां राजनीतिक शरण ली। इस घटना ने बहादुर शाह और हुमायूं के बीच दुश्मनी को और भड़का दिया। बहादुर शाह, जो दिल्ली जीतने के हसीन सपने देख रहा था, उसने ततार खान को एक मजबूत फौज के साथ मुगल फौजों पर हमला करने भेजा। ये वो दौर था जब बहादुर शाह की ताकत अपने चरम पर थी। बहादुर शाह का चित्तौड़ पर हमला। राजपूतों के बंटवारे से हौसला पाकर बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर दोबारा हमला करने का फैसला किया। मेवाड़ के कुछ राजपूत सरदार, जो उस वक्त गुजरात के सुल्तान की सेवा में थे, उन्होंने भी सुल्तान को मेवाड़ पर हमला करने के लिए उकसाया। जरूरी तैयारियां करने के बाद बहादुर शाह हाड़ौती के रास्ते चित्तौड़ की तरफ कूच कर गया। बूंदी के गांव लोईचा में एक जंग हुई, जहां मेवाड़ की फौज हार गई। सुल्तान ने अपनी चढ़ाई जारी रखी और जल्द ही चित्तौड़ के आसपास पहुंच गया। इस नाजुक वक्त पर मेवाड़ और बूंदी के कई सरदारों ने रानी मां के बुलावे पर इकट्ठा होकर मदद दी। एक युद्ध सभा बुलाई गई और उसके सुझाव पर महाराणा विक्रमादित्य और उनके भाई उदय सिंह को रावत उदयादित्य, चक्रसेन आदि की हिफाजत में बूंदी भेज दिया गया। देवलिया के बाघ सिंह को चित्तौड़ में मौजूद राजपूत फौज का सेनापति बनाया गया, ताकि राज्य की हिफाजत की जा सके। इसी बीच ततार खान की लीडरशिप में भेजी गई फौज का हुमायूं से सामना हुआ और वो बुरी तरह तबाह कर दी गई। ये सुनकर बहादुर शाह बहुत परेशान हुआ और अपने अमीरों के साथ सलाह मशविरा किया। सबका यही मशविरा था कि चित्तौड़ का घेरा छोड़कर पहले हुमायूं से निपटना चाहिए, सिवाय सदर खान के, जिसने पहले चित्तौड़ जीतने पर जोर दिया। बहादुर शाह ने सदर खान की सलाह मानी और घेरा छोड़ने का इरादा बदल दिया, लेकिन चालाकी से उसने हुमायूं को यह बहाना दे दिया कि वह काफिरों से लड़ाई में व्यस्त है। रानी मां ने भी पद्मा शाह नाम के दूत को हुमायूं के दरबार भेजा, लेकिन हुमायूं अजीब तरह से निष्क्रिय बना रहा। डॉक्टर GN शर्मा ने सही लिखा है, हुमायूं की यह निष्क्रियता उसके अपने मकसद के लिए भी नुकसानदेह रही और राजपूतों के लिए भी विनाशकारी साबित हुई। अगर हुमायूं सही समय पर बहादुर शाह पर हमला करता तो वह एक तीर से दो शिकार कर सकता था, अपने साहस का फर्ज निभाता और बहादुर शाह का पीछा करने की मुसीबत से भी बच जाता। घेराबंदी की कार्रवाई के दौरान किले के अंदर बचाव के पूरे इंतजाम किए गए। कोई भी अहम बुर्ज बिना हिफाजत के न छोड़ा गया। सेनापति बाघ सिंह भैरुचदेव की चौकी पर रहे, सोलंकी भैरुदास हनुमान पोल पर, राजराणा सज्जा और सिंहा गणेश पोल पर और डोडिया भान समेत बाकी राजपूत सरदार बाकी अहम मोर्चों पर तैनात किए गए। बहादुर शाह ने घेराबंदी की जिम्मेदारी रूमी खान को सौंप दी। उसे लालच दिया गया कि अगर किला जीत लिया गया तो उसे चित्तौड़ का गवर्नर बनाया जाएगा। रूमी खान ने भी पूरी ताकत लगा दी। तोपें किले के दक्षिणी टीले पर तैनात कर दी गई। बीका कोह के पास एक सुरंग भी खोदी गई, जिसे मार्च 1535 के पहले हफ्ते में धमाके से उड़ा दिया गया। हाड़ा अर्जुन और 500 से ज्यादा राजपूत इस धमाके में शहीद हो गए। सुरंग धमाके के बाद जब किले की दीवार में बड़ा सुराख बन गया तो बहादुर शाह की फौज ने तुरंत उसी रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन राजपूत सैनिकों ने टूटे हिस्से पर मोर्चा संभाल लिया। तलवारें, भाले, कटार और गदा जैसे हथियारों से दोनों तरफ जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। दुश्मन के सैनिक दीवार के उस छेद से एक के बाद एक अंदर घुसते, लेकिन राजपूत योद्धा उन्हें सामने से काटते और खाई में धकेलते रहे। इस लड़ाई में सुल्तान की फौज के बहुत से लोग मारे गए और कई बार हमला वापस लौटाया गया। हालांकि भारी तोपबाजी और बड़ी फौज की वजह से राजपूत धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर हो गए, लेकिन टूटी हुई दीवार पर उनका शुरुआती मुकाबला बेहद खतरनाक और असरदार रहा। लेकिन फिर भी राजपूतों का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने टूटे हिस्से से दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। रानी मां खुद भी बख्तर पहनकर जंग में उतरी और बहादुरी की मिसाल पेश की। एक उस समय के यूरोपीय लेखक के मुताबिक रानी मां ने 2000 घुड़सवारों और अच्छे पैदल सिपाहियों की टुकड़ी की अगुवाई की। उनकी बहादुरी से किले के रक्षकों में या तो जीतेंगे या मरेंगे की भावना भर गई थी। किले के रक्षक समझ चुके थे कि बाहर से अब कोई मदद नहीं आने वाली।
तोपों की भारी गोलाबारी से किले की दीवारें और बुर्ज बुरी तरह टूट चुके थे। अब आखिरी फैसला लिया गया। जौहर की तैयारी शुरू हुई। कई रानियां और महिलाएं, जिनमें रानी मां भी शामिल थीं, जौहर करने के लिए आगे बढ़ीं। जौहर से पहले किले के अंदर एक गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी महिलाएं अपने बच्चों और घर वालों के साथ किले के अंदर बने बड़े मंदिरों में इकट्ठा हुईं। वहां उन्होंने आखिरी बार देवी की पूजा की और बलिदान के लिए प्रार्थना की। अलाव जलाए गए और रानियों तथा वीरांगनाओं ने पारंपरिक कपड़े पहनकर अग्निकुंड में कूदने की तैयारी शुरू कर दी। किले में हर दिशा से रोने की आवाजें और जंग के नारे एक साथ गूंज रहे थे। महिलाओं ने अपनी आखिरी प्रार्थनाओं के बाद एक अग्नि में प्रवेश किया, ताकि अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जान का आखिरी बलिदान दे सकें। अगले दिन किले के दरवाजे खोले गए और देवलिया के बाघ सिंह, देसूरी के सोलंकी भेरूदास, देलवाड़ा के राजराणा सज्जा, डूडा, सत्ता, कर्मा चुड़ावत, डोडिया भान जैसे बड़े सरदार लड़ते हुए शहीद हो गए। जौहर से पहले रानी मां ने किले में बची हुई महिलाओं और योद्धाओं की आखिरी सभा बुलाई। इस सभा में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी हालत में दुश्मन के सामने हार नहीं मानी जाएगी। महिलाओं को कहा गया कि वे जौहर कर अपनी इज्जत की हिफाजत करें और मर्दों को हुक्म दिया गया कि आखिरी सांस तक लड़ते रहें, चाहे जीत मुमकिन हो या नहीं। इस सभा में रानी मां खुद भी बख्तर पहनकर आईं और सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए सख्त शब्दों में बात की। यह तय किया गया कि सुबह होते ही किले के दरवाजे खोले जाएंगे और जो सैनिक बचे हैं वो सीधा जंग में जान देने के लिए निकल पड़ेंगे। किला 8 मार्च 1535 को गिर गया। बहादुर शाह ने शहर को लूटने और आम कत्लेआम के लिए खुला छोड़ दिया। 3 दिन तक हत्या का तांडव चलता रहा। कत्लेआम की लहर पूरे नगर में फैल गई। मीरात-ए-सिकंदरी और फरिश्ता के मुताबिक पहले हमले में सिपाहियों ने हर उस इंसान को निशाना बनाया जो नजर आया, चाहे वह औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा। माताओं की गोद से बच्चों को खींचकर उनके सिर दीवारों से दे मारे गए। सड़कों पर भागते लोगों को पीछे से भाले मारकर गिराया गया और फिर तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। चित्तौड़ की तंग गलियों से चीखें उठने लगीं और जल्द ही उन गलियों में इतना खून बहा कि नालियों में लहू बहता साफ नजर आने लगा। बड़े चौराहों पर लाशें ढेर की तरह गिरने लगीं। अगले दिन लूट और दरिंदगी ने डरावना रूप ले लिया। सिपाहियों ने राजमहलों और आम लोगों के घरों के दरवाजे तोड़कर औरतों को घसीटकर बाहर निकाला। फरिश्ता लिखता है कि जो औरतें विरोध करती थीं, उन्हें उनके कपड़े उतारकर भीड़ के सामने घसीटा गया और फिर दरिंदगी के बाद मार डाला गया। जिन औरतों ने विरोध किया, उन्हें उनके बच्चों के साथ आग में फेंक दिया गया। बाजारों को सोच समझकर जलाया गया। दुकानों से गहने, अनाज और कपड़े लूटे गए और फिर आग लगा दी गई। मंदिरों को निशाना बनाया गया। पुजारियों को मार दिया गया। गर्भ के अंदर के हिस्सों को अपमानित किया गया। मूर्तियों को हथौड़ों से तोड़कर गिरा दिया गया। चित्तौड़ का हर धार्मिक स्थल, हिंदू परंपरा की पहचान, जला दिया गया या मिटा दिया गया। तीसरे दिन जो लोग बच गए थे, उन्हें इकट्ठा कर गुलामी में धकेल दिया गया। मीरात-ए-सिकंदरी के मुताबिक खूबसूरत लड़कियों और नौजवान लड़कों को पकड़कर दरबार में पेश किया गया। बूढ़ों और घायल लोगों को काम का नहीं कहकर वहीं मैदानों में मार दिया गया। जिन औरतों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया, उन्हें भी तलवार से मार दिया गया। शहर के कई हिस्सों में आग लगा दी गई ताकि छुपे हुए लोग बाहर निकल सकें। जले हुए शव गलियों में बिखर गए। नालियों और पानी के सोर्सों में सड़ती हुई लाशें तैरने लगीं। कई जगह शवों को जलाया भी नहीं गया, जिससे बदबू और गिद्धों का झुंड जमा हो गया। जब चित्तौड़ पूरी तरह उजड़ चुका था, बहादुर शाह ने अपने हुक्म पर बड़े बुर्जों और दरवाजों पर इस्लामी झंडे लगवाए। मीरात-ए-सिकंदरी के मुताबिक बहादुर शाह ने जीत का जश्न मनाने के लिए किले की ऊंचाई पर चढ़कर उन रास्तों को देखा जहां लाशों का खून फैला था और वहीं खड़े होकर इस्लाम की जीत का ऐलान किया। सिपाहियों ने मरे हुए बच्चों की लाशों पर अपने घोड़ों की टापें मारकर जीत का दिखावा किया। किले की दीवारें धूल और राख से ढक गईं। चित्तौड़, जो कभी राजपूती शान की पहचान था, अब सिर्फ धुएं, लाशों और वीरान खंडहरों में बदल चुका था। और उधर बहादुर शाह ने बाद में अपना वादा तोड़ दिया
और रूमी खान को गवर्नर बनाने के बजाय मलिक हसन खान को चित्तौड़ का गवर्नर बना दिया। हुमायूं, जो अब तक सरंगपुर में चुप बैठा था, तब जाकर मंदसौर की ओर बढ़ा। वहां उसने बहादुर शाह को जबरदस्त हार दी। बहादुर शाह हार कर भाग गया और पीछे अपना खजाना और कीमती सामान खुद ही तबाह कर गया। माना जाता है कि मंदसौर में सुल्तान की हार के बाद हसन खान ने भी चित्तौड़ छोड़ दिया होगा। हरिभूषण महाकाव्य के अनुसार देवलिया के बाघ सिंह के बेटे राजा राणा ने तब तक किले पर कब्जा बनाए रखा जब तक कि राणा विक्रमादित्य बूंदी से वापस नहीं आ गए। लेकिन ये पूरी कहानी किसी जंग की नहीं, ये उस रानी को समर्पित है जिसने हार को भी अपनी इज्जत की जीत में बदल दिया। ये कहानी रानी कर्णावती की है। बहुत सी औरतों ने इतिहास में मोहब्बत के लिए जान दी है, सत्ता के लिए लड़ी है, लेकिन रानी कर्णावती ने इज्जत के लिए जौहर किया। वो बख्तर पहनकर रणभूमि में उतरी थीं। वो सिर्फ रानी नहीं थी, वो हर उस औरत की मिसाल थी जो मरना मंजूर करती है लेकिन जुल्म के सामने झुकना नहीं जानती। इतिहास ने बहुत सी रानियों को देखा, लेकिन रानी कर्णावती जैसी नहीं। और इंडो सागा उस वीरांगना को शत शत प्रणाम करता है जिसने मरकर भी हिंदुस्तान की अस्मिता को जिंदा रखा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।